राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ एपिसोड को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तंश अब ज़्यादा गुस्से कर रहा था, इसलिए ऑफिस में लोग जो पहले से ही उससे डरते थे अब और भी ज़्यादा उससे डरने लगे थे। इस वक्त तंश मीटिंग रूम में किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके हाथ में लगा खून सूख चुका था। उसने उस पर बैंडेज नहीं बांधा था और न ही किसी को बांधने दे रहा था। उसके चेहरे पर मास्क लगा था, मगर उसकी तीखी और जानलेवा आंखें साफ नजर आ रही थी। मीटिंग रूम में भी सब डरते हुए बैठे थे और सभी के माथे पर पसीना निकल रहा था। काफ़ी देर तक प्रोजेक्टर को देखने के बाद तंश ने अपनी गहरी नज़रों से बाकी सबको देखा। फिर उसकी नज़रें मैनेजर पर गईं। मैनेजर की तो हालत ख़राब हो गई। वह डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने पूरे एक हफ्ते तक मेहनत करके प्रेजेंटेशन तैयार किया था। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं तुरंत सुधार कर दूंगा। तंश अपने एक पैर पे दूसरे पैर को रख लेता और उसके बाद उसने विश्वास से कहा। विश्वास तुरंत अपने गले को साफ करते हुए बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, मगर इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि सीनियर होने के बावजूद आपने ऐसी गलती की है। लगता है उस पर प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस नहीं है। मैं किसी और को इसकी जिम्मेदारी दे सकता हूँ। मैनेजर डर गया और घबराते हुए बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरी ईमानदारी से इस पर काम किया है। आप किसी और को ये प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हैं? कपिल गुस्से में बोला, तो फिर काम इतनी देरी से क्यों हो रहा है? क्या आपने एक ही बार कंस्ट्रक्शन साइट जाकर चेक किया कि वहाँ पर किस टाइप की सब्सटेंस का इस्तेमाल हो सकता है, किन पाइप्स का इस्तेमाल हो रहा है? और तो और मुझे लगता है कि आधा काम अब तक ख़त्म भी हो जाना चाहिए था, मगर उसके आलसपन में कारण अभी तक ये ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। मैनेजर अपने माथे से पसीने पोंछता और बहुत ही इज्जत के साथ सिर झुकाते बोला, सर, मैं बस एक मौका चाहता हूँ, फिर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विश्वास गुस्से के साथ कुछ कहने ही वाला था कि तंश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वह उठा और बिना कुछ बोले अपने कोट के बटन लगाते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल गया। कपिल समझ गया उसके गुस्से का। मैं कहा, जाओ जाकर हर चीज़ अच्छे से चेक करो, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। कहते ही वह तुरंत चला गया। तंश अपने केबिन के पास आकर रुक गया। उसका एक हाथ जेब में था और आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी विश्वास उसके पीछे आते हुए थोड़ा परेशान होकर बोला, टीजे, क्या सच में आप ऐसा करने वाले हैं? कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? तभी गंभीर मगर शैतानी स्वर में बोला, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते ही उसने अपनी घड़ी का समय देखा और कैबिन में अंदर चला गया। अंदर जाते ही तंश सबसे पहले अपने लैपटॉप को ऑन करता है। कुछ देर तक वह उसमें गहरी नज़रों से देखता है। उसके बाद अपना फ़ोन निकालकर किसी से कुछ मैसेज कहता है। कुछ देर बाद उसके होठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना मास्क निकालकर उसे डेस्क पर रखता है। फिर अपना एक डेस्क पर रखते हुए बहुत ही ठंडी आवाज़ में बोला, आई लव ब्लड बट आई हेट लव, देयरफॉर हाउ कैन आई इट हैपन दैट देयर इज bloodshed somewhere and I am not there। तंश साइको की तरह मुस्कुराया और उसके हाथ में लगे खून के अजीब तरीके से स्मेल करते हुए अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे अपने खून की ही स्मेल करते हुए उसे एक अलग ही नशा हो रहा हो, जैसे कोई ड्रग हो। दूसरी तरफ ब्लैक ईगल ने सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि आज रात एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला था। ब्लैक ईगल अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ और जाकर उस मिस्टीरियस माफिया को भी इनवाइट करो। मैं चाहता हूँ आज खून की नदियाँ बहें। मैं चाहता हूँ बाकी ही नहीं, बल्कि वह मिस्टीरियस माफिया भी आकर मुझसे लड़े, ताकि सबको मैं अपनी ताकत दिखा सकूँ। अगर मैंने इस मिस्टीरियस माफिया को मार दिया तो सिर्फ मैं ना ब्लैक ईगल रहूँगा, बल्कि माफिया भी बन जाऊँगा। फिर हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहेगी। उसके सामने मौजूद आदमी ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, लेकिन सर, हमें नहीं पता कि वह मिस्टीरियस माफिया कौन है। वह बहुत ही चालाक है, कभी किसी के सामने नहीं आया। केवल वह तभी आता है जब माफिया के बीच लड़ाई हो रही है। जब माफिया के बीच लड़ाई हो रही थी, उसने सबको मार दिया और खुद माफिया बन गया। वह लड़ाई बहुत बड़ी थी, कई लोगों की जान गई, खून की नदियाँ बही थी। उस मिस्टीरियस माफिया ने किसी पर रहम नहीं दिखाया था। ब्लैक ईगल घमंड में बोला, इस बार मैं उस मिस्टीरियस माफिया पर रहम नहीं खाऊंगा।
इस लड़ाई में अमायरा भी शामिल होगी ताकि वह देख सके कि कितना ताकतवर हूँ मैं और किसी को भी मार सकता हूँ। फिर वह जरूर मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। कहते ही वह एटीट्यूड से मुस्कुराया। ब्लैक ईगल अपने ही घमंड में चूर था। वह वाइन का ग्लास उठाता है और वाइन पीने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है। आखिर में वह वक्त आ जाता है जिसका सबको इंतज़ार था। ब्लैक ईगल की वैसे खुफिया जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी, मगर फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि वहाँ की सजावट फूलों से नहीं बल्कि हड्डियों से की गई थी। जगह जगह पर बहुत ही डरावने स्नेक और ड्रैगन की मूर्तियाँ रखी गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो ड्रैगन सच में हैं और वे जिंदा होकर सबको निगल लेंगे। थोड़ी ऊंचाई पर एक सिंहासन था। उस सिंहासन के आसपास एक बड़ा सा ड्रैगन बना था जिसके बड़े बड़े दांत थे और वह बहुत खतरनाक लग रहा था। वो यह दर्शा रहा था कि ब्लैक ईगल का सिंहासन को कोई आम सिंहासन नहीं है बल्कि बहुत ही ताकतवर है। वह खुफिया जगह बहुत बड़ी थी। ब्लैक ईगल अभी तक नहीं आया था, मगर जो लोग उससे लड़ना चाहते थे वे आसपास इकट्ठा हो रहे थे। उनमें तो बहुत घमंड था। एक खास बात यह थी कि सभी को काले कपड़े पहनना जरूरी था और सभी मास्क में होते थे, क्योंकि सभी अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखते थे। तभी ब्लैक ईगल को एक आदमी घमंड से बोला, कुछ ही देर में ब्लैक ईगल यहाँ आएंगे, फिर जो भी उन्हें हरा देगा वही इस सिंहासन का मालिक बनेगा। ब्लैक ईगल का इक्का श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में चलता है। उनकी पावर बहुत है। तभी एक आदमी जिसने अपने हाथ में वाइन ली थी वह मजाक उड़ाते हुए बोला, इस वक्त ब्लैक ईगल उतना ताकतवर नहीं है जितना पहले था। मुझे यकीन है कि मैं ही उसे हराऊंगा और सारी पावर मेरी मुट्ठी में होगी। यह सुनकर ब्लैक ईगल के लोग हंसने लगे। सभी को बहुत गुस्सा आया। ब्लैक ईगल का एक आदमी सभी की बातों को इग्नोर करते हुए मुंह बनाकर बोला, मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। शायद जिस मिस्टीरियस माफिया को पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया है और सभी को आसपास में लड़वाकर खून की नदियाँ बहा रही थी, वह भी इसमें पार्टिसिपेट करने आएगा। इसलिए हम यह सोच सकते हैं इस बार भी खून की नदियाँ बहेंगी। सुना है उस मिस्टीरियस माफिया को खून बहुत पसंद है और वह खून का नशा करता है। वह एक नंबर का साइको है। जैसे ही उसने यह कहा, वहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी। आप सभी बात करने लगे, आखिर यह सीक्रेट माफिया है कौन जिसने अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा था, वह भी अकेले। दूसरी तरफ ब्लैक ईगल हॉस्पिटल गया। अमायरा के हाथ को जंजीरों में बांधा गया था। अमायरा के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। ब्लैक ईगल उसके चेहरे को छूते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मेरे प्यार अमायरा, अगर मैं फिर से मेरा सिंहासन जीत लूँगा तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से लेकर जाऊँगा। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में मेरा सिक्का चलता है। वहाँ सिर्फ ब्लैक ईगल की ताकत लोग देखते हैं, मगर एक बार मैं तुम्हें वहाँ लेकर चला गया तो कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए तो चलो ठीक है। अगर लड़का हुआ तो मैं उसे अपना नौकर बना लूँगा और अगर लड़की हुई तो मैं उसे रेड लाइट एरिया में भेज दूँगा। सोचो जिंदल खानदान का वारिस रेड लाइट एरिया में कैसा लगेगा। इतना कहते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। अमायरा को गुस्से तो बहुत आ रहा था, मगर उसे पता था कि ब्लैक ईगल उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा है ताकि उसकी सेहत खराब हो जाए और उसके होने वाले बच्चे की जान और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाए। अमायरा मुस्कुराई और डेविल स्माइल करके उसे कहा, ज़्यादा मत सोचो ब्लैक ईगल, क्या तुम्हें याद नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, उनका वह प्यारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन क्या हुआ, भले ही कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस मिस्टीरियस इंसान ने अकेले ही उन सबको मिट्टी में मिला दिया और वह माफिया बन गया। जब वह इतने बड़े अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर सकता है तो वह तुम्हें भी हरा सकता है। यह सुनकर ब्लैक ईगल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उसने एक जोरदार थप्पड़ अमायरा के गालों पर मार दिया, फिर उसके गालों पर जोर से पकड़ते हुए अपने चेहरे को उसके करीब लाया और इस वक्त दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। ब्लैक ईगल अमायरा के होठों को मसलते हुए अजीब तरीके से बोला, मानना पड़ेगा तुम मेरी कैद में हो, इसके बाद भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद आती है, लेकिन तुम्हें इसका डरना चाहिए
तुम्हें अपना बनाने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे इसी पति के पास लेकर जाऊंगा और नजरें मिलाकर उससे आज की रात जैसे ही निकलेगी मैं तुम्हारे शरीर से खेलूंगा और उन निशानी को तुम्हारे पति को दिखाऊंगा। अमायरा को इसकी बात से ही बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही थी, मगर गुस्सा करने के बजाय वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। वह अपने कंधे के ऊपर करके बोली, काफ़ी अच्छे सपने देख लेते हैं तुम। खैर, मैं इसे कुछ नहीं कर सकती। तुमने मेरे पागल खाने में बंद करके रखा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहने की ज़रूरत सिर्फ तुम्हें है। क्या डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते? अरे नहीं नहीं, राइटर बन जाओ, बहुत अच्छी कहानी बनाते हो तुम। ब्लैकली उसे इग्नोर कर देता है, फिर ठंडी आवाज़ में बोला, आज तुम भी वहीं रहोगी और देखोगी कि मैं उस मिस्टीरियस माफिया को कैसे मारता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं और बकवास नहीं करना चाहता। वह जबरदस्ती अमायरा को लेकर चल दिया। कुछ ही देर में वह अपनी खुफिया जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन वह सबसे सामने अमायरा को लेकर नहीं आया। अमायरा को इस खुफिया जगह के एक कमरे में छोड़कर ब्लैक ईगल बहुत ही एटीट्यूड के साथ हॉल में एंटर करता है, जहाँ बाकी सब मौजूद थे। उसने जैसे ही इतने लोगों को देखा, उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। ब्लैक ईगल हंसते हुए बोला, कितने लोग यहाँ सिर्फ मेरे हाथ मरने आए हैं, बहुत को। कहते हुए धीरे धीरे जाकर एक सिंहासन पर बैठ जाता है, मगर ये ब्लैक ईगल का मेन सिंहासन नहीं था। उसने सभी को देखते हुए और पूछा, क्या सभी लोग आ चुके हैं? हर तरफ सन्नाटा था, सब एक दूसरे को देखने लगे थे। अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और सभी की आंखें छोटी हो गई हैं। तभी स्पॉटलाइट ब्लैक ईगल के मेन सिंहासन पर पड़ी। सभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो वहाँ पर उसको एक परछाई नजर आई जो बहुत डरावनी थी। एक आदमी जिसने पूरा ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, उसके ऊपर जो जैकेट पहनी थी वह बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। उस जैकेट के लेफ्ट साइड बड़ा सा खतरनाक ड्रैगन बना था, जिसके मुंह से खून बह रहा था। जब उस आदमी के मांस पर भी अजीब सा ड्रैगन बना था, बाल बिखरे थे और आंखों से खून की प्यास लग रही थी, मगर उसमें एक हाथ में वाइन थी और दूसरे हाथ में गन। अचानक बैकग्राउंड में गाना भी बजने लगता है। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। यह मिस्टीरियस आदमी सिंहासन पर किसी राजा की तरह बैठ गया। हर कोई उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसके जैकेट पर बना यह ड्रैगन हर कोई पहचानता था। अचानक ब्लैक ईगल बोला, मिस्टीरियस माफिया, जरा देखो कौन आ गया है। जमाने पर जो छा गया है, जमी है जिस पर सबकी निगाहें, खुली किसके खातिर हैं बाहें। अचानक वह मिस्टीरियस माफिया अपने दोनों हाथ सिंहासन के अगल बगल रखता है और अपने सर को सिंहासन पर टिका देता है। उसने ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरा और थोड़े ही वाइन उस ड्रैगन के बने स्टैचू को ऊपर ढालते हुए हंसने लगा। उसने बंदूक की नोक पर अपने सर को सहलाया और किसी राजा की तरह हर किसी को देखने लगा। मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। मिस्टीरियस माफिया की अपीयरिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या अमायरा के मन में कोई फीलिंग्स चल रही हैं? कौन है मिस्टीरियस माफिया और क्या करना चाहता है? तर्श किस खून की नदियों की बात कर रहा है? कहीं अमायरा फंस ना जाए किसी मुसीबत में। क्या ब्लैक ईगल हमेशा के लिए उसे लेकर चला जाएगा? जानने के लिए बने रहें। आगे कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। वो कल होगा बड़ा धमाका। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।